हेलो स्टूडेंट्स। ये आते हैं हम लोग और काफ़ी सुबह से बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। जेई का इस बार का जो पेपर है काफ़ी इंटरेस्टिंग, हमेशा की तरह मैथमेटिक्स सेक्शन ऑलवेज इम्पोर्टेंट। यही वो हिस्सा है जो बच्चों को इंजीनियरिंग की तरफ लेकर आता है। तो ओवरऑल बात यह है कि न केवल ये सीखा जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, बल्कि ये भी जानना होगा हमको ये क्वेश्चन किस पर्पस से जेई ने पूछा है, क्या इसके थ्रू चेक करना चाहते हैं। देखो अल्टीमेटली उनको 35 क्वेश्चन से ही सारा कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो ये तो ज़रूर होगा कि वो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कई बार तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या समझना चाहिए कि इनको tan इनवर्स में बदलना हमेशा एक अच्छा आइडिया रहता है। देखो ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो tan इनवर्स में बदलने में कुछ करना भी नहीं है, ये तो बड़ा इजीली चेंज हो जाता है। ये साइन थीटा लिखेंगे हम लोग और बोलते हैं कि इसको tan में बदलोगे तो ये बन जाता है tan इनवर्स। देखो ये परपेंडिकुलर है ही, और परपेंडिकुलर बाई बेस। अब आ जाते हैं मेनली ये, इसको tan में कैसे बदले। आओ इधर लिखें कहीं। इसको अगर हम लोग कॉस इनवर्स 2/√5 को अगर हम लोग थीटा लिखें तो बताओ कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 2/√5 कितना हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये बन गया बेस और ये हाइपोटेनस। तो देखो ये 1 हो जाता है। यहाँ से tan थीटा बता दो, tan थीटा बड़ा इजीली आ जाएगा, tan थीटा बनेगा 1/2। लेकिन ये थीटा है तो तुम्हें 2 थीटा चाहिए। अच्छा 2 थीटा चाहिए तो tan 2 थीटा लिख लेते हैं। बताओ यहाँ से कितना बनेगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाता है 1/3/4, यानी कि एक तरीके से 4/3। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इस पूरी कहानी को ऐसे लिखा जा सकता है, tan इनवर्स ऑफ 4/3। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, लिखना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सबको मालूम है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये बन जाएगा यहाँ लिखना है tan ऑफ, ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई 3/4 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। 1 प्लस एक्स वाई मतलब ये। तो देखो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स ये तो हट जाता है, ये बनेगा 9 माइनस 16 अपॉन यहाँ 12 और ये नीचे 2 बनेगा, ये बनेगा -7/24। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें मतलब कोई वजह नहीं है गलती होने का, इसमें कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है जहां हम लोग फंसे। इससे कहीं बेटर क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट्स में पड़े रहते हैं। आ जाते हैं कमिंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए वो हमेशा नंबर देकर जाना चाहिए। उसका कहना है कि x, y 2 डायमेंशनल स्पेस में बात हो रहा है। देखो हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो गलती होने लग जाता है। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर, ये अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर ये पैराबोला कहाँ बनाए। देखो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया है तो इधर उधर क्यों बनाएंगे, हम बनाएंगे ही, इधर भी बनेगा तो सही, लेकिन हम उसको बनाएंगे क्यों, हम लोग बनाएंगे सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वाई स्क्वायर, और वो भी पैराबोला का इनसाइड वाला रीजन का बात कर रहा है, वो बिल्कुल कर रहा है। अच्छा ये बताओ ये पैराबोला कैसा लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसको अगर हम इक्वल टू में ही समझे अगर, तो ये लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ अगर 2 कॉमन लोगे तो 6 माइनस एक्स। इससे मेरे को समझ आया कि इसका वर्टेक्स जो है ये बनेगा 6,0 और ये इधर की तरफ ओपन होगा, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x टाइप वाला ये पैराबोला है, तो ये एक तरीके से इधर ओपन होगा। तो बोलेगा सर आप ये नहीं बना रहे हो, जब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोई वजह ही नहीं है दूसरे जगहों पे बनाने का। ठीक बात है।
ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, कैसे आता है ये। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो यहाँ बन जाता है 12 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, 4x। बताओ, यहाँ आ जाता है 6x इज इक्वल टू 12। तो x बन जाएगा 2 कॉमा, अच्छा x को जैसे हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ पे कहीं भी x को 2 रखेंगे तो y बन जाएगा √8। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इधर की बात हो रही है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस पैराबोला के इनसाइड होना चाहिए, इस पैराबोला के भी इनसाइड होना चाहिए। अच्छा, ठीक बात है। अभी और कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी उसका कहना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनाए हो ना, इसको भी देखो। अच्छा, इसको अगर नोटिस करो, एक लाइन एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करता है, जब y 0 होता है। रखो, y को 0 रखो, एक बार को y को 0 रखोगे, x आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, तुरंत 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ से होकर जाएगा। कोई बोलेगा आपको इतना एक्यूरेटली कैसे मालूम है 5,0 यही होगा। यही सब बात तो समझना है। ये 2,0 है कहीं, तो 5 आगे होगा, इससे सिंपल बात। तो ठीक है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट से तो नहीं होगा, चेक करो, यहीं से जा रहा है ये। एक्स को 2 रखो, ये 2√8 बनेगा, और इसको 3√8, 5√8 बन रहा है। इसका मतलब तुम्हारा लाइन यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। लाइन में बनी हुई इनइक्वालिटी सबको अच्छे से समझ आती है कि इसको लाइन के बिलो चाहिए, पैराबोला के अंदर चाहिए, इस पैराबोला के अंदर चाहिए, एक्स पॉजिटिव चाहिए, वाई पॉजिटिव चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। मिला जुला के अगर जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है उसको हम सेट कर दें, तो वो ये एरिया भी हमसे कह रहा है और ये एरिया भी कह रहा है। कोई बोलेगा इसको 2 हिस्सों में क्यों आपने सेट करा है, उसका एक पर्पज़ है, इसलिए कि उधर ट्रेंगल बन रहा है और वो मेरे लिए इजी टू कैलकुलेट है। अच्छा, तो 2 हिस्से में इस एरिया को निकाल लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन से आएगा। अच्छा बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 2 तक। कौन सा कर्व, ये वाला पैराबोला। कौन सा है ये पैराबोला, y² इज इक्वल टू 4x। y कितना, 2√x। बहुत बढ़िया, यहाँ बन जाएगा 2 बाहर, ये बनेगा √x। क्या इतने से हो गया, नहीं, एक और एरिया है। ये कितना हो जाएगा, ये तो आसान है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 बेस कितना हो जाएगा 3, हाइट कितना हो जाना है √8। बहुत आसान, करो इसको आगे। ये बन जाता है 2 इंटू एक्स पावर 1/2, ये बनेगा x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 एंड प्लस, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, ये बन गया √8 है, उसको लिखना चाहिए 3√2। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाना है। बताओ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, करा दिया भाई। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये बन जाता है 4/3 और x पावर ये 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये बन जाता है 2√2 एंड प्लस ये 3√2। इसको अभी कुछ और नहीं लिख पाएंगे, 8/3 एंड प्लस 3 और √2 यहाँ कॉमन, बस आगे जगह पे बताओ कितना बनता है 9 + 8, ये बन जाता है 17√2/3। वो कहता है कि ये जो एरिया आएगा वो अल्फ़ा √2 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया अपना, अल्फ़ा √2 से अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फ़ा बिकम 17/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के नीचे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था ही नहीं। जहाँ सिंपल ज्योमेट्री बनेगा उसको हम आराम से एरिया ऑफ ट्रेंगल वगैरह लिख लेंगे, और जहाँ सिंपल ज्योमेट्री नहीं बनेगा उसके लिए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन किया जाता है। यहाँ जाते हैं, कमिंग टू 3 नंबर क्वेश्चन। के बिलोंग्स टू रियल नंबर, अच्छी बात है। और कहता है कि ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, लिमिट जब भी कैलकुलेट करें उससे पहले फॉर्म चेक करें। x को 0 रखो, 0 रखेंगे सर ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म। हम सबको मालूम है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, लिखा जाता है e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जो पावर है उसको यहाँ लिखते हैं और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम सब। थोड़ा इसको मैं स्पेस लेकर लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे हमको मैनिपुलेशन थोड़ा सा करना है। ये बन गया साइन ऑफ, यहाँ बन जाएगा साइन kx एंड प्लस कितना, प्लस बन जाएगा cos x, और या फिर इस x को पहले लिख सकते हैं और फिर cos x -1, या फिर माइनस कॉमन लेके 1 माइनस cos x। अपने मुताबिक चीज़ों को थोड़ा सा बना लिया हम लोग। ये सब e टू दी पावर में ही चल रहा है और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस 1 को भी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। ये वैल्यू दी कितनी गई है, बोला है e टू दी पावर 6, तो हम e पावर तो बेकार में ही लिख रहे हैं, हाँ बेकार में ही लिख रहे हैं। लेकिन समझो ऐसे कि इस x को जब हम लोग बाहर x की जब सप्लाई अंदर करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, e छोड़ दो, इस e को भी छोड़ो, इस 2 को इस 6 के से कैंसिल करके 3 लिख दो, बढ़िया बात है। तो ये 3 हो गया। इस x को अंदर ले चलो,
ये क्या कहता है, ये कहता है यहाँ लिख लो साइन ऑफ साइन के एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स। अच्छा देखते हैं ये कितना काम आएगा। ये x इसको डिवाइड करेगा, हाँ डिवाइड करेगा, 1 बना देगा, और इस x को यहाँ भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स। देखो एक बड़ा अच्छा सा लिमिट याद कराया गया है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हो जाता है 1/2। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक x था, एक x हम अपनी मर्जी से रख देंगे, ये 1/2 बन जाएगा। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बगल में 0 है, पूरा 0 बन जाएगा। अच्छा बढ़िया बात, ये हट गया। अब यहाँ आ जाओ भाई, साइन के सामने 0 बन रहा है, यस सर, एकदम उसी चीज़ से डिवीजन कर दो, इसको 1 लिख लेना, ये बन जाएगा साइन ऑफ के एक्स। अच्छा तो साइन ऑफ के एक्स तो नहीं था मेरे पास, नहीं था तो न्यूमरेटर में लिखो, तो ये बन गया साइन ऑफ के एक्स। बोलेंगे कि यहाँ एक के कम पड़ रहा है, तो एक के लिख दो और एक के यहाँ भी लिख दो, इसको भी तुम 1 लिख लो। अच्छा तो अब फाइनली कितना बन गया, अब ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बचा, यहाँ लिखा है k प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 3, यहाँ से बन जाता है k इज इक्वल टू 2। बहुत आसान ऐसा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक जगह ध्यान देना था कि जो ये 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो भूलेंगे तो गलती होने लग जाएगा। तो सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म रहा है, जेई ने इसको समय समय पे पूछा है। आ जाते हैं इस पे। ये क्वेश्चन दिख बहुत बड़ा रहा है, बहुत आसान बात है। इसका कहना है कि एफ एक्स जो है ऐसे डिफाइंड है, गलती से 2 बार लिखा गया है तो मैं हटा देता हूँ एक बार। ये एफ एक्स जो है लिखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अच्छा ठीक बात है, एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर, जब x 0 नहीं है और x 0 पे 0, ठीक बात। तरह तरह के ऑप्शंस हैं। इसका कहना है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके लिए। देखो एफ एक्स को 0 होना है, तो एफ एक्स को 0 होने के लिए इस इंटरवल में, ये इंटरवल 0 कंटेन कर रहा है क्या, नहीं 0 नहीं कंटेन कर रहा है, तब तो डेफिनेशन यहाँ से आएगा। अच्छा ये भी इंटरवल सर 0 नहीं कंटेन कर रहा है, ये भी 0 नहीं कंटेन कर रहा है, ये भी 0 नहीं कंटेन कर रहा है, मतलब तुम्हारे चारों में से कोई भी इंटरवल 0 नहीं कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें हर बार फंक्शन यहीं से डिफाइन करना है, यहीं से डिस्कस करना है, ठीक है। ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। ट्रू पूछा है सर, तो मेरा ये कहना है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन इस इंटरवल में देखो ऐसा है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो किसी हाल में नहीं 0 होगा, हाँ ये नहीं होगा 0। एफ एक्स को 0 होना है तो या तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाता या साइन 0 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं 0 होगा। क्यों नहीं 0 होगा सर, क्योंकि तुम 0 रख ही नहीं रहे हो, 0 रखोगे तब तो वो 0 होगा। अच्छा ठीक है समझ गए, मतलब अगर फंक्शन को 0 होना है तो साइन को 0 होना पड़ेगा, और साइन कहाँ 0 होता है, एन पाई पे। अब तुम्हें समझना ये है कि तुम्हें पाई बाई एक्स स्क्वायर से डील करना है, शुरू करो। सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है। ए ऑप्शन की बात करें हम, एक्स कहाँ से कहाँ, एक्स है सर क्लोज्ड इंटरवल 1/10 टू दी पावर 10 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन हमको तो रेसिप्रोकल से मतलब है, हाँ रेसिप्रोकल से मतलब है, करो रेसिप्रोकल, 1/x बिलोंग्स टू, देखो जो इन्फिनिटी जा रहा था वो 0 होने लगेगा और ये 10 टू दी पावर 10 बनेगा। नहीं इसका स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ, 0 से लेकर 10 टू दी पावर 20। बहुत बढ़िया। वो कह रहा है कि पाई बाई था, तो ठीक है पाई बाई था तो इसमें क्या करना है, पाई बाई कर लो, ये पाई बन गया। अच्छा मतलब ये वाला जो हिस्सा लिखा है इस इंटरवल में 0 से 10 टू दी पावर 20 पाई, बहुत बड़ा नंबर है, 10 टू दी पावर 3 ही 1000 होता है। वो कहता है कि इट हैज़ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। देखो बहुत सॉल्यूशन तो है लेकिन इन्फिनाइट नहीं है। 10 टू दी पावर 20 पाई एक बहुत आगे का इंटरवल है, इस बीच में साइन जो है सैकड़ों सैकड़ों बार 0 होगा, लेकिन अनगिनत बार नहीं है, उसको काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम है, उसको काउंट किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपने यहाँ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस लिखा है, तो ये ऑप्शन अभी के लिए करेक्ट नहीं है। करना हमको सारे में एक ही काम है, बट स्टिल हम थोड़ा सा और बाकी पे भी बात करें। एफ एक्स 0 का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस इंटरवल में, इसका कहना है कि इस इंटरवल में 0 ही नहीं होगा। देखो ऐसे हवा में तो बात नहीं हो पाएगी, हमको ये बताओ x कहाँ से कहाँ तक, ये बोल रहा है क्लोज्ड इंटरवल 1/पाई से इन्फिनिटी तक, नहीं हमको 1/x से मतलब है, 1/x से भी नहीं, हमको 1/x स्क्वायर से मतलब है। बारी बारी से चलो बताओ 1/x कहाँ से कहाँ होगा, सर ये हो जाएगा 0 से लेकर क्लोज्ड इंटरवल पाई, नहीं इसका स्क्वायर कर दो,
तो 1/x² हो जाएगा सर 0 से लेकर π² तक। कोई बोलेगा कि लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते ना, ये तो π/x² है, तो एक पाई भी लिखना चाहिए। बिल्कुल लिखना चाहिए, तो ये π³ बन जाएगा। अब बताओ, कह रहा है कि fx का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। ये तो गलत बात है। अगर यहाँ लिखा हुआ जो संख्या है वो 0 से π³ तक जाएगा, पाई पर ही साइन 0 हो जाएगा, 2π पर 0 हो जाएगा, वो π³ तक जाने की बात कर रहा है। ये गलत है, इस बीच में इसका सॉल्यूशन है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला जो पार्ट वो लिखा है, द सेट ऑफ सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल इज फाइनाइट। अब समझो, यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में हो जाएगा गलती। बोला है कि x का इंटरवल दे रहे हैं, हम सी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। x का इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 से 1/10⁻10। नहीं 1/x बताओ, बल्कि 1/x² बताओ। चलो बारी बारी से आते हैं। 1/x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻10 से इन्फिनिटी। नहीं, इसका स्क्वायर करो, कर देते हैं स्क्वायर, बल्कि π/x² करो। समझ गए? तो जब पाई इंटू ये 10⁻20 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगा। अब बोलो, वो कह रहा है कि इस इंटरवल में फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। गलत। ये जब इंटरवल इन्फिनिटी तक जा रहा है, जब इंटरवल इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें फाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होंगे? n पाई के कई मल्टीपल्स मिलेंगे हमको पाई के। यहाँ क्यों फाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा था? क्योंकि π³ तक। यहाँ क्यों मिल रहा था? 10⁻20 पाई। कितना भी बड़ा नंबर है, लेकिन खत्म तो हो रहा है। काउंटिंग कम्स टू एन एंड, फाइनाइट उसी को कहते हैं। तो ये अनगिनत तक जा रहे हैं, तो ये फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब वैसे तो सिंगल करेक्ट है, तो चौथा ऑप्शन ऐसे ही करेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जब इतना बात करें हैं तो इस पर भी करेंगे। कह रहा है कि 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल में। अच्छा, ये तुम्हारा हिस्सा किसका है? ये हमारा हिस्सा है x का, 1/π² से लेके 1/π। नहीं, हमको 1/x चाहिए, बल्कि 1/x² चाहिए। अच्छा, पहले 1/x लिखो। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? जो छोटा नंबर है उसका रेसिप्रोकल बड़ा बन जाएगा। सही बात है, तो ये बन जाएगा 1/x अगर किया जाएगा तो एक बन जाएगा π², एक बन जाएगा पाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। नहीं, इसका स्क्वायर करना था अपने को, करो 1/x²। 1/x² नहीं, π/x²। अब बताओ, इसका स्क्वायर करोगे π², ये बन जाएगा π³ से लेकर, और इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा π⁵। इस बीच में इसको अगर 3 के आसपास का भी माना जाए, ये 27 के आसपास की बात कर रहा है, ये 3⁵ है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 200 से भी बड़ा नंबर है, 240 के आसपास। इस बीच में 25 से कहीं ज़्यादा सॉल्यूशन है, उसको एक्यूरेटली चाहिए भी नहीं, वो कह रहा है कि 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल 25 से ज़्यादा सॉल्यूशन है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये ऑलरेडी कितने के आसपास है? 30-32 के आसपास लिखा हुआ है। ये π⁵ बहुत बड़ी संख्या है, 200 समथिंग लिखा हुआ है। इस बीच में साइन जो है 25 से ज़्यादा बार 0 होने लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब इसमें एक तरह से वो हमसे ट्रिग्नोमेट्री तो कम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल करने आता है इंटरवल का। जिसमें इन्फिनिटी है उसका रेसिप्रोकल 0 से शुरू होगा, जिसमें 0 है उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इसमें लर्निंग रहा। ओके, तो क्वेश्चन आसान है। मतलब हम लोग इतने देर में 4 क्वेश्चन डिस्कस करें, किसी सवाल में कोई ऐसा बात नहीं दिखा है जो बहुत परेशान कर देने वाला हो। और जेई के पेपर में अगर क्वेश्चन पढ़ने के साथ, ये मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस, जेई के पेपर में अगर क्वेश्चन पढ़ने के साथ समझ आ रहा हो क्या करना है, तो उसको कहीं से टफ नहीं बोलते हम लोग। यहाँ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चंस में पहला अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा देखा जाए। देखो, वो कहता है कि एस जो है सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा है, जो 2 डायमेंशनल स्पेस में है। और हम लोग कुछ फंक्शन कभी कभी सीखे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे साइन ऑफ x²। क्या बनता है ये कुछ नहीं बनता, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। अच्छा, ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ओके, लेकिन वो बोला है लिमिट 0 हो रहा है। देखो, वो तो ऑसिलेटरी है, लेकिन उसके बगल में अगर कोई 0 होने की जिम्मेदारी उठा ले तो वो 0 हो जाएगा। ये भी बात सही है, तो ठीक बात है। और देखो, इसमें ना कोई बहुत परेशानी वाला हिस्सा नहीं है। ये जो टर्म है साइन 1/x², ये 0 हो रहा है, तो कोई भी बोलेगा कि सर इसी से आप डिवाइड कर देते और इसी x² से मल्टीप्लाई कर लेते, तो उससे क्या बन जाता? इतना हिस्सा हम लोग 1 लिख लेते। सही बात है, इतना हिस्सा 1 लिख लेते हैं। और ये ऑसिलेटरी है, ये भी ठीक है।
तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये अल्फ़ा बीटा है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले हम लोग यहाँ आके वर्क करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा इस जगह के लिए। देखो क्वेश्चन को हम दोबारा लिख रहे हैं, ये साइन एक्स स्क्वायर, ये कुछ नहीं बिगाड़ रहा है अपना, ये सिंपल पड़ा हुआ है। यहाँ ln x अभी के लिए ये भी कुछ नहीं दिक्कत कर रहा है, और यहाँ x पावर अल्फ़ा बीटा था, और इस अल्फ़ा बीटा को ये 2 x पावर 2 के साथ एडजस्टमेंट कर दिया। जो हमें करना है वो हम इस जगह पे कर रहे हैं। देखो इसको अगर देखा जाए तो ये लिखा है ln, हम यहाँ कहीं लिख देते हैं, ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स। हमें क्या करना है, एक x कॉमन निकालना है। कोई भी बोलेगा कि सर ये बन गया 1/x प्लस 1, हाँ ये बन गया 1/x प्लस 1, सही बात है। तो अब बताओ ये इस पूरे पे क्या लगा है, बीटा पावर लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये log a प्लस log b बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। ये बनेगा ln x और उसको बीटा पावर मिलके अलग हो जाएगा, अच्छी बात है। उसके बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस 1/x एंड अपॉन कितना ln x एंड होल टू दी पावर कितना बीटा। अब समझने का बात यह है कि इस ln x को, सॉरी इस ln x को भी अल्फा पावर था, ठीक बात है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि इस लिमिट को देखो ज़रा, 1 प्लस 1/x, x कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी को, ये कहाँ को जाएगा, 0 को। तो ln 1 बन गया, अच्छा यस सर, ये तो 0 हो रहा है, और ऊपर 0 बन रहा है और नीचे ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये और 0 बनने को सपोर्ट ही कर रहा है, यानी ये पूरा वैल्यू मिलके हमको 1 मिल गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। अच्छा ठीक बात है, मतलब क्वेश्चन में जो है मेन कंसर्न का पॉइंट अपना यही है, यहाँ लिखना चाहिए लिमिट, लिखना चाहिए x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सारी बातें लिखते चलने चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बताओ साइन एक्स स्क्वायर, ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, डो नॉट डिस्टर्ब, ये बन जाएगा ln x और ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर में कितना, x की पावर में, देखो ये बन गया x की पावर में अल्फा बीटा प्लस 2। अब समझने का क्या है इसमें, ये देखो ये तो ऑसिलेटरी फंक्शन है, ये अपने को समझ आ रहा है, ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, इसका अपना कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तुमसे बोला था कि लिमिट की वैल्यू 0 चाहिए। देखो अगर ln x का मामला समझा जाए तो ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाता है, यानी न्यूमरेटर जो है इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक बात है। हम लोग ये भी जानते हैं, ध्यान से सुनो, हम लोग ये भी जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स ऊपर होता है, ln x नीचे होता है। तो हम बड़ी चीज़ से भाग तो लगा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन क्या है ना कि इसको पॉजिटिव बने रहना पड़ेगा, ये ना हो कि ये भी नेगेटिव हो जाए और फाइनली ऊपर पहुंच जाए, तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये कुछ बनेगा ही नहीं। उसने कहा है कि लिमिट की वैल्यू जो है 0 है, अच्छा ठीक बात है, तो लिमिट की वैल्यू 0 है, ये ऑसिलेटरी है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, उससे बड़ी चीज़ से हम भाग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको पावर को तो पॉजिटिव बने रहना पड़ेगा। हमको लिखना है कि फॉर 0 अल्फा बीटा प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब आ जाओ चेक करो, ए ऑप्शन से पूछो भाई, वो कह रहा है कि अल्फा -1 है और 3 है, अच्छा तो ये बनेगा -3 प्लस 2 को पॉजिटिव बोल रहा है, गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। अगले पे आ जाओ, तो कहता है कि -1 और 1 ले लो, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 2 इज पॉजिटिव, एकदम सही है, तो बी ऑप्शन सही है। इसी तरह सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे, ये बनेगा -2 प्लस 2 इज पॉजिटिव, ये गलत है क्योंकि ये 0 है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेटेज रखता है, थोड़ा सा ये बात करने की जगह बनाया है। जैसे ये पूरा क्वेश्चन कभी नहीं टफ होता, उसका एक सेक्शन कोई ना कोई इम्पोर्टेंट होता है जहाँ बात रुका हुआ है, ये वो जगह है जहाँ मामला रुका हुआ था। अगर इसको अच्छे से कर लिया जाए तो इसमें अब कुछ बचेगा भी नहीं। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस इस जगह पे हमें समझना था कि इस लॉग को ऐसे तोड़ा जाना चाहिए और इसको अलग अलग लिखना चाहिए, ln x पावर बीटा निकालना चाहिए, ये ऊपर पहुंचेगा, और फाइनली ये जो है ये x इन्फिनिटी पे तो 0 बन गया सर, ये ln 1 खुद 0 है, ये इन्फिनिटी जा रहा है तो पूरा 0 ही बन रहा है, तो 1 टू दी पावर सम बीटा इज गुड, ऐसा बी एंड सी इज करेक्ट। कमिंग टू दिस कैलकुलेटिव, बिल्कुल एंड ईजी ऑल्सो। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से हमने बनाया है 1 3 2 से, और पैरेलल टू दिस प्लेन इंटरसेक्ट द प्लेन L1। देखो ये कंफ्यूजन वाली जगह है, वो प्लेन बोल रहा है और नाम L1 लिख रहा है। यूजुअली हम लोग प्लेन को क्या लिखते हैं, P1 लिखते हैं, P2 लिखते हैं, वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि नहीं
प्लेन है बट नाम हम लोग कुछ और रख रहे हैं। यही छोटा छोटा पॉइंट है जो गलती कराने की जगह बनाता है। कहाँ जाता है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P1 2 3 इज पैरेलल टू दिस लाइन इंटरसेक्ट। बनाओ यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है। अच्छा, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? ये पहला वाला। अच्छा, क्या इक्वेशन है? ये बन गया x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। एक स्ट्रेट लाइन है जो P पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। अच्छा, P पॉइंट बना दो। P पॉइंट है सर 1,2,3 और एक स्ट्रेट लाइन जो बनाया है आपने वो किसके पैरेलल है वो बता रहा है। डायग्राम सही बन जाएगा, 3 डायमेंशन का क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल आपने बनाया है। इक्वेशन कितना है? इक्वेशन है इसका x माइनस 2/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/2 एंड इज इक्वल टू z माइनस 6/1। ठीक बात है। अब इसमें क्या करना है अपने को वो कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट करता है इस प्लेन को एट द पॉइंट Q। बढ़िया, इस पॉइंट का नाम Q बोला है, लिखो इसको। और अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q। अच्छा, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन की अब बात शुरू हो रही है जो Q से पास होता है और परपेंडिकुलर है, पासेस थ्रू Q एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन L1 इंटरसेक्ट द प्लेन L2। अच्छा, यहाँ से एक अनदर लाइन अब है जो L1 प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक दूसरे प्लेन को R पॉइंट पे मिट करता है। अब देखो, अपने मन से नहीं समझ लेना चाहिए कि वो परपेंडिकुलरली ही आके मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा R पॉइंट पे मिल रहा है। इसका इक्वेशन दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं। ये बन जाएगा 2x माइनस वाई एंड प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? -4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर ट्रू। चलो, मेरा मेन सबसे पहला स्टेप यही है कि Q निकाला जाए। Q आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PQ का इक्वेशन ही लिख लो। अच्छा, PQ का इक्वेशन कैसे आएगा? पॉइंट ये है, डायरेक्शन ये है। अच्छा, तो कैसे आता है? ये बन जाता है x माइनस 1/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ लैम्डा लिख लिया। तो बताओ Q पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये बनेगा लैम्डा प्लस 1, ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 2 और ये बनेगा लैम्डा प्लस 3। हमको लिखना है Q पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन। इसको रख देंगे इसमें तुरंत। जैसे इसमें प्लेस करेंगे, Q पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, जैसे उसमें प्लेस किया जाएगा वो 0 हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। रखो इस पॉइंट को, उठाओ इस प्लेन में रखो। प्लेन क्या है? प्लेन है सर x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। अच्छा, रख दो यहाँ पे। ये बनेगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 एंड 3। ये बनेगा प्लस 3 लैम्डा एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करो। फर्दर सॉल्व करके ये कितना आ जाता है? ये 4 लैम्डा, ये बन जाएगा 2 लैम्डा एंड 9 प्लस 1 10 माइनस 2 8 एंड 8 इज इक्वल टू, ये बन जाता है -2 और लैम्डा का जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है। इसका मतलब जो Q पॉइंट है हमारे पास वो आ जाएगा, Q पॉइंट हमारे पास आ जाता है, लैम्डा -1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखो एक बार अच्छे से, ये बन रहा है x माइनस, ये 3 है, ये +1 है, बढ़िया बात। x माइनस वाई माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 एंड प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 6। 3 + 1 4 माइनस 2 इज 2 लैम्डा। ये 10 माइनस 2 8, तो 6 माइनस 8 x माइनस वाई। Q पॉइंट जो है लैम्डा इक्वल टू 1 आना चाहिए। x माइनस 1/1 y माइनस 2/2 z माइनस 3/1 और यह बन जाता है लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा प्लस 3 एंड x माइनस वाई प्लस 3z, x माइनस वाई एंड प्लस 3z प्लस 3 लैम्डा एंड 9 को सॉल्व किया जाए। 4 माइनस 2, ये बन जाता है 2 लैम्डा प्लस 8 एंड इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3
पी पॉइंट, ओके, पी पॉइंट गलत लिख दिया है हम लोगों ने, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। पी पॉइंट 1 2 3 नहीं है, पी पॉइंट है 1,3,2। ओके, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बस अब इसके आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बताया जाए यहाँ पे ये जो क्यू पॉइंट का बात हो रहा है, इस पे जनरल कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, ये बनेगा λ+1, ये बनेगा 2 λ+3 और ये भी बनेगा λ+2। ठीक है, इसको लाई कराना है, x - y + 3z = 6। अब लाई करा लेना, λ = 1 आ जाएगा, इससे बहुत इजीली हमको क्यू पॉइंट मिल जाएगा। ये बनेगा 2, 5, 3। अच्छा, क्यू पॉइंट आ गया। उसको पी क्यू लाइन सेगमेंट का लेंथ चाहिए। चलो आर भी निकाल ही लेते हैं और उसके बाद फिर सारा ही देख लेंगे एक साथ। बोला है ना कि इसका जो ये डायरेक्शन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल के अलोंग है। तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन कितना बनेगा, i कैप - j कैप एंड +3k कैप। ठीक है, ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन है, इससे हमको ये पूरा लाइन निकल के आ जाएगा। लाइन बता दो, लाइन ऐसा आता है सर, एक बनेगा x - 2/1 = y - 5/-1 = z - 3/3। अच्छा, तो r पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, जनरल कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा, इसको हम k लिख रहे हैं, उधर लैम्डा लिखा है ना तो k लिख रहे हैं। ये बनेगा k + 2, -k + 5 और ये बनेगा 3k + 3। फिर हम लोग क्या करेंगे कि r पॉइंट को उठाकर और इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो लिखना है कि लाइज ऑन दिस, अगले वाले प्लेन के ऊपर है, ये बन जाता है 2x - y एंड +z = -4। इसको उठाकर रखो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है क्या, और k की वैल्यू मिलते ही r पॉइंट आ जाएगा मेरा k आ जाता है -1। k जैसे ही -1 आएगा अपना r पॉइंट आ जाएगा 1,6, k -1 रख दो, ये बन जाता है 0। अब इसमें कुछ बाकी नहीं है, सारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अब ये हो जाना है। बताओ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ पी क्यू, ये नहीं निकल जाएगा अपने से, बिल्कुल निकल जाएगा। बताओ, ये p मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, p बन गया 132। p से q का डिस्टेंस, ये q पॉइंट है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर एंड z2 - z1 होल स्क्वायर। इसमें कुछ बचता ही नहीं है, लिख लेंगे इसको, लिख ही लो, x2 - x1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, y2 - y1 होल स्क्वायर 5 - 3, ये बन जाएगा होल स्क्वायर 4 एंड z2 - z1 होल स्क्वायर, ये भी आ जाता है 1√6। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ r पॉइंट इज 163, एकदम गलत, ये हमारा 1,6,0 आता है, ये हटा दो। द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल PQR, ये करेक्ट आ जाएगा क्योंकि इसका हम सेंट्रॉयड जब लिखने बैठेंगे। बताओ, x1 + x2 + x3/3, बोलो 1 + 2 3 + 1, ये बनेगा 4/3। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसा, y1 3 एंड +5 8 एंड 8 एंड +6, ये बन जाता है 14/3। तो ठीक है, 14/3 और इसी तरीके से अगला भी आ जाएगा अपना 5/3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल, ये अपना गलत आएगा, इसलिए पेरीमीटर गलत आएगा। तुम्हारे पास सारा जो डाटा है उससे निकालो सारे डिस्टेंसेस, और तुम्हारा पेरीमीटर जो आता है, एक्चुअल जो करेक्ट आंसर है वो ऐसा आता है √6 + √11 + √13। सारा कोऑर्डिनेट दिया है तो पेरीमीटर लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, प्लेन वगैरह से इन्वॉल्व और सिंपल, बस कैलकुलेटिव बोलेंगे, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग प्लेन का लाइन से इंटरसेक्शन निकाले हैं, एक ही काम को 2 बार कराया है इसी क्वेश्चन में। यहाँ जाते हैं, इस जगह बोला है कि बोलते हैं कि A1 B1 C1 3 पॉइंट है। देखो, पैराबोला हमेशा एक आसान जगह बनता है, अगर उसको अच्छे से पढ़ा गया है तो पैराबोला से आया हुआ क्वेश्चन तुरंत हो जाना है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग याद करके बैठे हैं किस लिए। 3 पॉइंट है XY प्लेन में, सपोज दैट द लाइन A1 C1 B1 C1 बी टेंजेंट टू स्टैंडर्ड पैराबोला। बहुत बढ़िया, ये स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है, इसको हम लोग जान पहचान रहे हैं। y² = 8x बना लिया। बताओ C1 पॉइंट कहाँ है, ये सबसे अच्छी जगह पे है। ये C1 पॉइंट जो है ये -4,0 है। यहाँ से 2 टेंजेंट बनाया है हमने, एक इधर कहीं और इधर कहीं। सिमेट्री इतना बढ़िया है कि एक का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो दूसरे का भी आ जाएगा। एक का नाम A1 लिख दिया, एक का नाम B1 लिख दिया। वो कह रहा है कि ये वही वाला स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, y² = 4x। हाँ, ये वही है।
तो इसमें ए कितना है तुम्हारा 2 है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ओ ए का लेंथ पूछा है, A1 B1 C1 ट्रेंगल वगैरह, मतलब मिला जुला के इसी तरह से तुमको ए बी A1 B1 C1 का तो कोऑर्डिनेट कर दिया ही है, वो निकालना है। आ जाते हैं इस पे, जो पॉइंट लिखा जाता है उसका नाम कैसा रहता है, ये बनता है सर ऐसा A/m², कॉमा 2A/m। ए है, यस ए तो है, एम है, एम नहीं है, तो निकालो। बताओ इस पे एम स्लोप की लाइन जो टेंजेंट बनती है उसका इक्वेशन क्या रहता है, ये रहता है y mx प्लस सी कितना a/m। किस जगह से पास कराना है बच्चे इसको, -4,0 करा दो, -4,0 से पास करा दो, ये बनेगा 0 -4m एंड प्लस कितना 2/m। इसको लिखो, ये बन जाता है 4m² 2m का दो वैल्यू आ जाएगा, एक +1/√2 और एक -1/√2। बढ़िया बात है। तो m का दो वैल्यू आते ही ये बन जाता है, इसका स्लोप बनेगा 1/√2, इसका स्लोप बनेगा -1/, नहीं इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा a/m², ये बन जाता है 4, 2a मतलब 4/, ये बन जाता है ऐसा। तो ये तो बड़ा सिमेट्रिकल है, ये भी बन जाएगा 4, -4√2। ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन इतने से ही हो जाता है। आगे आ जाओ, पढ़ो जरा। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA1, अच्छा ठीक है, OA1 का ए पार्ट की बात हो रही है। OA1 बताओ, √x2 - x1 होल स्क्वायर, ये बनेगा 16 + 32, दिस इज इक्वल टू 4√3। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट A1 B1, ये तो बहुत आसान है, A1 से लेकर B1 तक का लाइन सेगमेंट का लेंथ, ये 4√2, ये 8√2 है, ये गलत लिखा है, यानी बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसी तरह से उसने अगला बोला है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रेंगल। अगले दो ऑप्शन ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड है, चलो ऑर्थो सेंटर निकालें। अच्छा, ऑर्थो सेंटर होता क्या है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि आपको कैसे मालूम, कहाँ से जाएगा, नहीं मालूम नहीं है, बस ऐसे ही निकाल रहा हूँ मैं। तो ये -1/√2 स्लोप है, तो इसका स्लोप कितना बन जाएगा, इसका स्लोप सर √2 बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर है। पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, इसका नाम कुछ लिख दो, AM लिख दो। लिखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, हम लोग लिखना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। कितना हो जाएगा, पॉइंट मालूम, स्लोप मालूम, बढ़िया से लिखो, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। इसको थोड़ा सॉल्व करो, तुरंत आ जाएगा, बनेगा y -4√2 इज इक्वल टू √2x - 4√2। देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि y इज इक्वल टू √2x। बहुत बढ़िया, अगर एक y इक्वल टू √2x आया है तो ओरिजिन से जाता हुआ, एक अगर y इक्वल टू √2x आया है तो अगला y इक्वल टू -√2x आएगा, और जहाँ एल्टीट्यूड मिलेगा, है ना, ये बनेगा y इक्वल टू -√2x। ये अब वर्बली मेरे को दिख रहा है कि ये जगह जो है 0,0 है, यानी A एंड C ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर C सही है तो अपने आप D गलत हो जाएगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जहां हम रुक जाएं, है ना। क्या हमको स्लोप लिखने आता है, यस आता है, कोऑर्डिनेट लिखने आता है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने आता है, हाँ बिल्कुल, तो सब आता ही है। M निकाल लिया, पॉइंट लिख लिया, है ना, एल्टीट्यूड वगैरह लिखने आ ही रहा है, स्लोप मालूम है, उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल जाके एल्टीट्यूड का स्लोप आ जाएगा, सब पॉसिबल है, आराम से लिख लेंगे, हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग, इजी। और आते हैं हम लोग सेक्शन 3 पे। देखो बोला है कि एक फंक्शन है, डोमेन भी रियल नंबर, मतलब ये जो क्वेश्चन है अगर ये जेईई मेंस के पेपर में भी आए तो भी उसको इजी ही बोला जाएगा। ये तो एकदम क्लास नोट्स का याद किया हुआ बात है भाई। ये एक सवाल कैसे, मतलब गुड लक होगा तब ये सब क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये है। अच्छा लक होगा तो ये सब क्वेश्चन आएगा। ये पढ़ने के साथ क्या बच्चे को नहीं याद आएगा कि ये लीनियर फंक्शन का बात हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है सारा। ये बनेगा सर f(x = kx)। कोई बोलेगा k कैसे आएगा, वो खुद बताएगा k कैसे आएगा, कहता है -3/5 पे 12 आता है, वो कहता है 12 आ जाएगा जब x को कितना रखोगे, -3/5। यहाँ से k कितना आ गया, यहाँ से k आ गया सर -20। बढ़िया बात है, रखो यहाँ, इससे तुम्हारा पूरा फंक्शन आ गया, ये बन गया -20x। ओके,
जी फंक्शन बताओ, जी फंक्शन भी बता देते हैं, ये भी आसान है। बताओ ये कौन सा फंक्शनल इक्वेशन है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ए पावर एक्स होता है, जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी वाई, सब याद कराया हुआ है, क्लास नोट्स का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये सब। इसको देखकर डायरेक्टली लिखना चाहिए कि जी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अच्छा ए कैसे आएगा वो खुद बताएगा, वो कह रहा है कि -1/3 पे 2 आएगा। अच्छा -1/3 पे 2 आएगा, बढ़िया बात है। तो इसको हम लोग लिखना चाहते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक बात है। तो ए कितना, तो सर ये ए इधर आ जाएगा, ए पावर 1/3 जो है ये 1/2 बनेगा। ए कितना, ए आ गया सर 1/8, रखो यहाँ पे। तो तुम्हारा जो जी एक्स फंक्शन आ गया ये बन गया 1/8 एन होल टू दी पावर एक्स। अब बताओ क्या चाहिए, एफ ऑफ 1/4 रखो वहाँ पे, एक्स को 1/4 रखो, ये बनेगा -20 इंटू कितना 1/4, जी ऑफ -2, इसमें -2 रखो, सर ये उल्टा हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ठीक है 64 लिख दो, ये बनेगा -8, ये भी ठीक है। डी ऑफ 0 बताओ, इस फंक्शन में 0 रखने पे कितना आएगा, 1 आएगा। करो इसको, मतलब ये क्वेश्चन अगर आया और नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगा, मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन डैमेज होने वाला मामला हो जाएगा। बताओ ये बन जाता है 64 एंड -13, दिस इज इक्वल टू 51, वेरी सिंपल। और ये मेरे ख्याल से इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही हुआ, और इससे भी आसान क्वेश्चन अभी मिल जाएगा हमें। तो इसमें अगर कहीं भी अगर किसी भी तरह का अगर इसमें दिक्कत लग रहा है तो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें ये क्वेश्चन जेई मेंस में आना चाहिए, और अगर एडवांस में आया है तो बढ़िया बात है, जेई ने कुछ ना कुछ सोच के पूछा है इसको, तो बस हमारा ये राइट है किसी भी हाल में ये क्वेश्चंस गलत ना हो जाए। फिर ये क्वेश्चंस हैं बड़े सिंपल, लेकिन थोड़ा इतना सारा लाइन लिखा है, बच्चों को लगता है क्या क्या लिख दिया है, बहुत आसान बात है। एक बोला है बैग में टोटल कैपिटल N बॉल्स हैं, जिसमें से 3 बॉल वाइट है, लिखवाओ हमको 3 बॉल क्या है, वाइट है। अच्छा और 6 बॉल ग्रीन है, तो 6 बॉल जो हैं ये ग्रीन है, जी लिख दिया। और कहता है कि जो रिमेनिंग है ना वो ब्लू है। अच्छा 9 इधर खर्च कर दिए तुमने, तो N-9 क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, ब्लू बॉल हो जाएंगे, ठीक बात है। एज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल अदरवाइज, जो मतलब एक कलर के बॉल हैं वो आइडेंटिकल हैं। अच्छा ठीक बात है, एक कलर के बॉल जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, ओके। तो 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या मतलब होता है इसका, कि 3 बॉल एक के बाद एक निकाले हैं हमने और रिप्लेस नहीं किया है, बैग में से बॉल निकाला और उसको दोबारा नहीं रखा, ठीक है ना, बॉल निकाल रहे हैं हम लोग और बाहर रख दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फर्क पड़ता है, जब हम बॉल निकाल के और कलर नोटिस करके दोबारा रख देते हैं तो सैंपल स्पेस कम नहीं होता। अभी क्या बोल रहा है, बॉल निकाला, देखा और उसको रिप्लेस नहीं किया, बाहर रख दिया, तो ठीक है। W1 क्या है, WI क्या है, डिनोट्स द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इन द ith ड्रॉ इज व्हाइट बॉल, यानी W1 का मतलब क्या हुआ, पहली ड्रॉ में व्हाइट बॉल आया है। G2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ड्रॉ में ग्रीन बॉल आया है। और B1 का B3 का क्या मतलब हुआ, एक तरह से थर्ड ड्रॉ में ब्लू बॉल आया है। वो कह रहा है कि ये वैल्यू 2/5n है और ये वैल्यू वो पूछा है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम सबको मालूम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, ये बेहद आसान क्वेश्चन। क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो अपना फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत बढ़िया, यहाँ भी लिख दो, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 एंड डिवाइड बाई गिवन दिस हैज टेकन प्लेस, ये बनेगा W1 इंटरसेक्शन विथ G2 इज इक्वल टू, ये 2/9 दिया। अगर तुम ठीक से नोटिस करो तो ये वैल्यू वो दिया है, कितना दिया है, ये वैल्यू लिख दो। ये बोला है सर 2/5n है, अच्छा 2/5n है, और इसका क्या ये हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा W1 क्या है, W1 उस बात का है कि पहली बार में व्हाइट बॉल आए। अब बताओ
व्हाइट बॉल कितना है 3, बैग में बॉल कितना है कैपिटल N। अच्छा, तो पहली बार में व्हाइट बॉल निकालने का ये प्रोबेबिलिटी है, 3 इन फेवर डिवाइड बाई टोटल पॉसिबिलिटीज। फिर क्या बोला, फिर बोलते हैं कि G2 अगली बार में ग्रीन बॉल आए, बैग में ग्रीन बॉल कितना है 6 और बैग में अब टोटल बॉल कितना है N-1। पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर यहाँ तुमने N-1 नहीं लिखा। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है तुम बाहर निकाले उसको वापस नहीं रखें, वापस नहीं रखोगे तो चीज़ें कम होने लगती हैं, सैंपल स्पेस घटने लग जाता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, समझ ये आता है कि ये N से N कट जाएगा सर, ये 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा ठीक बात है, और ये जो है 18 लिखा है तो ये 9 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ बनेगा 1/10 और ये N-1 यहाँ इज इक्वल टू 1। तो बता दो, बस आ ही गया, कैपिटल N-1 इज इक्वल टू 10 और कैपिटल N का वैल्यू कितना है 11 है। मेरे ख्याल से मतलब नाम का प्रोबेबिलिटीज़ को लेकर बच्चों के मन में एक डर रहता है कि प्रोबेबिलिटी से सर जब क्वेश्चन आएगा डिफ़िकल्ट होगा। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हमारे तैयारी के बियॉन्ड वो पूछेगा ही नहीं। हम लोग जितनी चीज़ें सीख के जा रहे हैं, ये क्या पूछा है वो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम आसान बात, ना बेस थ्योरम लगा है ना किसी तरह, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तुम खुद सोचो एक बैग में 3 वाइट बॉल है तो पहली वाइट बॉल में आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 इन फेवर डिवाइड बाई टोटल। कोई बोलेगा कि सर वो बॉल तो बाहर रख दिए, बाहर रख दिए, अब कितना हो गया N-1। ग्रीन बॉल कितना है, ग्रीन बॉल तो 6 की 6 है, क्यों बाहर निकाले वो कम नहीं हुआ, नहीं वो वाइट बॉल था, वो ग्रीन नहीं था। अच्छा, तो ग्रीन 6 है तो 6 टोटल इन फेवर एंड डिवाइड बाई N-1 टोटल पॉसिबिलिटीज। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11, कैपिटल N की वैल्यू 11। ये क्वेश्चन अपीयरेंस वाइज ऐसा लग रहा है कि सबसे मुश्किल सवाल पेपर का यही है, मतलब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं आया इस पेपर में। बट देखा जाए बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन हैं, जैसे एकदम सेम बात यहाँ लिखा है सर, अच्छा ठीक है कॉमन ले लेंगे, एकदम सेम बात यहाँ लिखा है ये भी कॉमन ले लेंगे, और एकदम सेम बात यहाँ भी लिख दिया है, अच्छा ठीक है तो ये भी कॉमन ले लेंगे। देखो जब इतनी सारी चीज़ें कॉमन ले ही लोगे तो उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा sin x प्लस 2 अपॉन e पावर x, ठीक बात है, सॉरी e पावर पाई x, और ये कॉमन लेने के बाद जो है, सॉरी हमको ऐसे लिखना चाहिए एक तरीके से कि sin x प्लस 2 एक जगह आएगा और कॉमन लेने के बाद ये सारी चीज़ें एक जगह आ जाएंगी, x टू दी पावर 2023 एंड प्लस 2024x एंड प्लस 2025, और इसके आगे यहाँ डिवीज़न में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इंटू कितना e टू दी पावर पाई x। अब समझना क्या है यहाँ पे, समझना ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक बात है, इसका d चेक करो बच्चे, इसका d नेगेटिव है, अच्छा d नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक कैसा हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। sin x प्लस 2 इसका तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, तो अब मिला जुला के सारी जिम्मेदारी इसके हाथे आ गई कि अगर ये जितनी बार सॉल्यूशन देगा उतना आंसर हो जाएगा। आ जाओ इसको समझे थोड़ा हम लोग, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये था मेरा पूरा फंक्शन f(x), इसका नाम g(x) लिख दो, g(x) लिख दो इसको अलग से थोड़ा, ये बन जाएगा x पावर 2023 एंड 2024x एंड प्लस कितना 2025। एक काम करो, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर समझने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये बनेगा g डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बन जाएगा 2023 x टू दी पावर 2022 एंड 2024। देखो ये किसी हाल में ये जीरो नहीं होगा, इसको ये जीरो हो भी गया तो ये पॉजिटिव बना रहेगा, इसके जीरो होने की कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि g(x) इज कैसा फंक्शन, g(x) इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अच्छी बात है, एक ऑड डिग्री का पोलिनोमियल एक बार भी डिक्रीज नहीं होगा तो उसका एक ही रूट आएगा, तो हमको लिखना है कि g(x) हैज़ ओनली वन रूट, g(x) हैज़ ओनली वन रियल रूट। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो एक पोलिनोमियल बढ़ेगा और घटेगा तो एक से ज़्यादा रूट आएगा, अब वो बढ़ने को ही तैयार है केवल, अब बढ़ते ही रहेगा तो फिर वो दोबारा लौट कर आएगा ही नहीं, तो रूट एक्स्ट्रा मिलेंगे कहाँ। और डिग्री के पोलिनोमियल का एक रियल रूट गारंटीड है और ये वही वाला रियल रूट है जिसकी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा सर 1, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि ये जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उसका अपना एक रूट है, बाकी किसी का कोई रूट नहीं है। सिंपल। यहाँ आ जाते हैं, लिखा है पी वेक्टर क्यू वेक्टर, प्योरली वेक्टर से क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग शुरू में कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे सीखे रहते हैं, फिजिक्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट सिखाते हैं, और ये एक मतलब बिना वेक्टर पढ़े भी इतना थॉट प्रोसेस तो बच्चों का डेवलप होता ही है कि आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप से कंपेयर होगा, जे कैप वाला जे कैप के बराबर होगा, और के कैप वाला के कैप के इक्वल होगा। देखो पी वेक्टर पूरा दिया है, क्यू वेक्टर पूरा दिया है, और उसको पी क्रॉस क्यू की ज़रूरत है एक जगह पे, है ना। तो चलो सबसे पहले पी क्रॉस क्यू ही निकाल के उस काम को ख़त्म किया जाए। यहाँ आ जाओ, पी वेक्टर का क्रॉस विथ क्यू वेक्टर, बताओ कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं सर, आई जे के, पी वेक्टर कितना, ये बनेगा 2 1 3, ये बनेगा 1 -1 के। अब बताओ ये आई कैप के साथ कितना, सॉरी 1 -1 एंड ये 1, ठीक है, के कैप नहीं। तो बताओ ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 1 + 3, ये बन जाता है सर 4 आई कैप, ये माइनस जे, ये बनेगा 2 - 3, ये -1, और ये बनेगा के कैप, बताओ -2 -1, ये -3, ये बन जाता है 4 आई कैप प्लस जे कैप एंड -3 के कैप। ठीक है, ये बन गया एक तरीके से पी वेक्टर का क्रॉस विथ क्यू वेक्टर। ज़रूरत है इसकी, एकदम ज़रूरत है, बिल्कुल है ही। अब बताओ अल्फा टाइम्स ये, बीटा टाइम्स ये, और गामा टाइम्स ये। चलो इधर तो अपने को मालूम है क्या लिखा है, वो तो वहाँ भी रहेगा कंपैरिजन में, तो दिक्कत नहीं है। इसको लिखो अल्फा टाइम्स 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। बताओ 2p वेक्टर, ये कितना बन गया 4, ये कितना बन गया 2, ये बन गया 6, और q इसमें जोड़ दो, 4 + 1 कितना बनेगा, ये बनेगा 5 आई कैप। इसमें q जोड़ दो, 2 - 1 कितना बनेगा, ये बनेगा जे कैप, एंड 3 + 1 कितना बनेगा, ये बनेगा 4 के कैप। हटा दो इसको। उसका कहना है p वेक्टर -2 q वेक्टर, अच्छा ये बीटा है, -2 q वेक्टर, यहाँ बनेगा 2 2 2, और वो भी घटाना है, तो 2 में से 2 घटा दो, ये बन जाता है 0 आई कैप, बनेगा नहीं, ये बन जाएगा पहला 0 आई कैप। और उसी तरीके से p में से 2q घटा दो, j में से ये घटा दो, ये बन जाएगा +3 जे कैप, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2, ये बन जाएगा +k कैप। अच्छा, और ये गामा टाइम्स ये p क्रॉस q निकाले हो, यस, उसी लिए तो निकाल रखा है। इसको लिखो, ये बनेगा 4 आई कैप, ये बन जाएगा +j कैप एंड -3 के कैप। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सॉल्व कर लिया जाएगा। इधर कितना लिखा था 15 आई कैप +10 जे कैप एंड +6 के कैप। सबको आता है आई कैप वाला आई कैप के बराबर, जे कैप वाला जे कैप के बराबर, के कैप वाला के कैप के बराबर। करो भाई, बताओ 15 किसके इक्वल आता है, आई कैप वाले कंपोनेंट सर 5 अल्फा + 4 गामा, अच्छा 5 अल्फा + 4 गामा। और 10 किसके इक्वल आता है, ये बन जाता है अल्फा + 3 बीटा + गामा, अच्छा अल्फा + 3 बीटा एंड प्लस गामा। और ये 6 किसके इक्वल आ जाता है, 6 आ जाता है 4 अल्फा एंड प्लस बीटा एंड -3 गामा। बस ये लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबको सॉल्व करने आता है। वो तुमसे अल्फा बीटा नहीं पूछ रहा है, केवल गामा पूछ रहा है, गामा की वैल्यू सॉल्व करके 2 आ जाएगी। यहाँ से सबके लिए क्वेश्चन बेहद आसान। तो कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या, एकदम आसान बात, नेग्लिजिबल, कोई बहुत दमदार बात नहीं पूछी। बोला कि ये p क्रॉस q निकाल के यहाँ रख दो, और आई कैप वाला आई कैप के बराबर, जे कैप वाला जे कैप के बराबर। द ओनली थिंग इज थोड़ा सा वो लीनियर इक्वेशन भी हमसे सॉल्व करा रहा है, वो भी कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये हमको आता है। ये डिटर्मिनेंट से भी करना जानते हैं हम लोग, और गामा चाहिए तो अल्फा बीटा एलिमिनेट करना भी जानते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, सिंपल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, यहाँ जाते हैं। ये इस क्वेश्चन को हम एक स्मार्ट अप्रोच से समझेंगे, क्योंकि अभी वो जैसे दिया है, अगर एकदम इसी तरह से सोचने लग जाए तो बड़ा लॉन्ग जाएगा। देखो पहले तो वो पैराबोला हमको सौंपा है जिसको हम बहुत फेमिलियर नहीं है। वह कहता है x² = -4ay, ये पैराबोला ऐसा बनता है। अच्छा, और इसमें भी वो कहानी अभी बोला है एक नॉर्मल का स्लोप 1/√6। मैंने बोला एक काम करो, क्या चाहिए तुम्हें, तो कहता है कि हमें ये चाहिए, देन दी वैल्यू ऑफ 24a, r डिनोट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, s डिनोट द स्क्वायर ऑफ। देखो
वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बात नहीं पूछा है, वो लेंथ से रिलेटेड बात पूछा है। अच्छा, इससे क्या अंतर पड़ता है? इससे यह अंतर पड़ता है कि हम अगर उसको पर्टिकुलर मान लो एक इलिप्स ऐसा बना है और उसको ये दूरी चाहिए कुछ, तो वो काम तो इधर भी उल्टा करके किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको कोई कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये सब बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक बात है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वो नॉर्मल पैराबोला मेरे को सजेस्ट कर रहा है, हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं। और मैं लिख भी रहा हूं कि रोटेट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां लिखना है रोटेट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, किधर? 90 डिग्री, किधर की तरफ? क्लॉकवाइज। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा। पैराबोला यहीं का यहीं है, ये जो प्लस एक्स था अब वो प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ओके, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा हो गया, एकदम हो गया। अब देखो, अब इसमें हमें चीजें बदल देनी है। अब हम बोलेंगे कि अब ये जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बोल रहे थे तुम, अब ये मेरे लिए हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/√6 बोल रहे थे तुम, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल अब मेरे लिए बन जाएगा -√6। ओके, तो -√6 का नॉर्मल का जो स्लोप है ये बन जाएगा -√6। बढ़िया बात है। तो वो कह रहा है कि ए पॉजिटिव है, हमने भी ए पॉजिटिव लिया है, और नॉर्मल विथ इज ड्रॉन टू द पॉइंट 0, माइनस अल्फा। अब ये बन चुका होगा 0, माइनस अल्फा वाला जो पॉइंट है, अब ये मेरे लिए बन जाता है अल्फा, 0 रोटेशन के बाद। सही बात है। अब बताओ ये ओवरऑल कैसा? ओवरऑल सर ये अब यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लें। अगर अल्फा, समथिंग आएगा, बोला भी है एल बी अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? यहाँ होगा, उसके पैरेलल। सपोज द एल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट ए एंड बी। ए पर भी इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को, बी पर भी इंटरसेक्ट करता है। आर डिनोट्स द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, तो आर की वैल्यू मेरे लिए कितनी है? आर की वैल्यू 4a है। और एस का जो वैल्यू है वो क्या है? एस इज स्क्वायर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, ये ए बी लेंथ का होल स्क्वायर है, और ये हमें कुछ बोला है वो कि 1:16 ऐसा कुछ कुछ वो बता रखा है। आएंगे अभी उस पर भी हम लोग। तो मेरा ये कहना है कि ये इसने स्लोप का नॉर्मल लिख लोगे? लिख लेंगे। तो क्या नॉर्मल लिखोगे? ये लिखते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am एंड माइनस am³। ठीक बात है। तो ये नॉर्मल कितना हो गया इसका स्लोप? स्लोप है -√6, स्लोप -√6 है। तो लिखना है m इज इक्वल टू -√6। और कहाँ से पास हो रहा है वो भी बताओ, उसका भी हम यूज़ करेंगे। पास हो रहा है सर अल्फा, 0 से। कराओ भाई, पास कराओ इसको। x की जगह अल्फा, y की जगह 0 रखो। थोड़ा हम डिफरेंट कलर से लिखें। y की जगह 0 लिखो, और ये बन जाएगा -√6 अल्फा। ये बनेगा -2am, m मतलब ये √6, और ये बनेगा +6√6 इंटू a। इससे ना हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू √6 हटा दो सब जगह से, अल्फा इज इक्वल टू 8a। बहुत बढ़िया, अल्फा इज इक्वल टू 8a आ गया। यानी जिस पॉइंट को तुम अल्फा लिखने जा रहे थे ये 8a, समथिंग है। कोई भी बोलेगा कि सर ये जिसको आप 8a बोल रहे हैं ये तो 80 स्क्वायर होता है। हाँ, 80 स्क्वायर, 280 होता है। तो बताओ टी स्क्वायर कितना हो गया? 8। तो t कितना हो गया? t हो गया 2√2। बहुत बढ़िया। तो इससे हमको ये कोऑर्डिनेट आ गया पूरा। 2√2 बता दो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 4√2a। ओके, 4√2a। अच्छा बात है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सर, ये बनेगा 8a, -4√2a। अच्छा, जो बोला है अब उस पर आ जाते हैं। देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। उसका कहना है कि 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डिवाइड बाई ए बी का होल स्क्वायर। ए बी है सर 8√2, 8√2 का होल स्क्वायर, 8√2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1/16। करो ज़रा, यहाँ से क्या आएगा?
ए आएगा, ए ही चाहिए भी उसको, तो ये बन गया 64a, है ना, और ये बन जाता है 64 इंटू 2a²। अब बताओ, ये तो कट गया, इससे एक a भी कैंसिल हो गया, 2a सीधे सीधे कितना आ गया 1, उसको 2a नहीं चाहिए, उसको 24a चाहिए। तो ठीक है सर, 24 इंटू a, 24a का वैल्यू कितना है अपने पास, हाफ, ये बन जाएगा 12। तो ये आंसर कितना हो गया 12। इसमें सबसे जो टाइम सेविंग स्टेप मेरा रहा वो कौन सा रहा, टाइम सेविंग स्टेप ये रहा कि हम क्यों ना इसको ऐसे लिखें जिससे रोटेट कर लिया जाए, और रोटेट करने के बाद ये अपने आप आसान बन जाएगा, क्योंकि देखो हम इस पैराबोला से उतना फेमिलियर नहीं हैं जितना हम इस पैराबोला से हैं। y² इज इक्वल टू 4ax से ज़्यादा हम किसी भी पैराबोला से फेमिलियर नहीं है। तो हम लोगों को रोटेशन ने हेल्प करा, बोला कि इसको अगर रोटेट कर लोगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा, और उसके बाद ये वही फॉर्मूले लगने लगेंगे, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq, जो आपको पहले से याद है। ठीक है, आ जाते हैं अनदर क्वेश्चन। ये ना क्वेश्चन दिख बहुत खराब रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा कॉन्सेप्ट इसी में पूछ लिया है बेहद आसान। अब थोड़ा हम इसको पेशेंस से लिख लेंगे तो नंबर भी मिल जाएगा। उसका कहना है एक फंक्शन है जो देखो 1 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, ठीक बात है, और यहां आके बोलता है वो कि n नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर रखो, तो नेचुरल नंबर रखने से कुछ इंटरवल भी बनेगा और कुछ ऐसा भी बनेगा। चलो आराम से, जब नेचुरल नंबर रखने बोल ही रहा है तो पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है, लिखवाओ सर। तो बताओ अब ये fx बनेगा कैसा बच्चे, ये ऐसा बनेगा। बताओ x इज इक्वल टू 1 पे कितना बनेगा, रखो आराम से रखो, n को 1 रख दो, नेचुरल नंबर पे यहाँ से n को 1 रखोगे, 2 माइनस 1, x इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा 2, x इक्वल टू 1 पे 2 बनेगा सर। बोला हमने कि अच्छा x इक्वल टू 1 इस पे भी तो रखोगे इंटरवल वाले में, हाँ रखेंगे। तो बताओ x इक्वल टू 1 रखने पे कितना बनेगा, 1 से बड़ा, और ये बनेगा 3 से छोटा, सही बात है। तो यहाँ एक और इंटरवल क्रिएट कर देंगे, बोलेंगे x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। रखो n को 1 रखो, 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बनेगा 3 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये बनेगा f1 कितना लिखा है तुमने, 2 लिखा है सर, ये कट गया, प्लस ये बनेगा x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2, और f ऑफ 3 निकालना है। तो बताओ यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 बनेगा, तो 2 रखने पे सर ये -2 बन जाएगा, अच्छी बात है। तो ओवरऑल कितना, ये बनेगा 3 माइनस एक्स एन प्लस 1, ये बन जाता है -2x प्लस 4। बहुत अच्छा, समझ आया कैसे वैल्यू लिखना है। तो बस इसे लिखते हुए ये बन जाएगा -2x प्लस 4। इसी बीच में कोई बोलेगा कि सर अब n को अब 2 रखना चाहिए, हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, n को जैसे 2 रखोगे ये t इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो ये x इक्वल टू 3 रखने पर ये फिर से मेरा -2 बन जाएगा, अच्छा बात है। तो जब इधर 3 रखे हो तो यहाँ भी 3 रखोगे, हाँ सर 3 रखेंगे, तो सॉरी n को 2 रखोगे, 2 रखने पे बनेगा सर ये बनेगा 3, और 2 रखने पर ये बनेगा 5। अच्छा, 3 से 5 का एक अलग इंटरवल बनेगा, सही बात है, तो ये बनेगा x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5। ये जब हम लोग चेक करेंगे ना तो यहाँ बन जाता है 2x माइनस 8। इसी तरह जैसे बाकी वैल्यू निकाले हो उसी तरह आगे भी अगर और बढ़ोगे तो लिखना है कि x इक्वल टू n इक्वल टू, अगर हम लोग 1 रखे 2 रखे, अब 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, ये अपने आप बोलेगा कि 5 लिख दो यहाँ पे, और 5 पे देखो 2 माइनस 2 2 चलेगा। फिर इस तरह से ना एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा कि देखिए 5 से बड़ा और 7 से छोटे पे ये बन जाता है -2x एंड प्लस 12, इस तरीके का एक पैटर्न बन जाएगा। फिर अगले में आ जाएगा सर -2, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 7 पे फिर -2, मतलब कुछ कभी कांस्टेंट आ रहा है 1 पे, 3 पर, 5 पे, 2 -2 वो पैटर्न चल रहा है, और उसके अलावा कुछ स्ट्रेट लाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ft फंक्शन थोड़ा बना के दिखाओ हमको। तो ft फंक्शन सर लगभग ऐसा दिखेगा कि 1 से ही शुरू हो रहा है, ठीक बात है, तो 1 पे 2 बनेगा सर, और यहाँ 3 है, यहाँ कहीं 5 है, यहाँ कहीं 7 है, और यहाँ कहीं 9 है। तो देखो 3 आते आते उसको क्या बन जाना है, -2 बन जाना है, ओके।
तो ये लेवल अपना 2 का है और ये लेवल अपना -2 का है, इस बीच में उसको 0 होना है। देखो ये 2 रखते ही ये 0 बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन है। फिर इसी तरीके से 5 आते आते इसको फिर 2 बनना है, 7 आते आते इसको फिर -2 बनना है ना, 7 के लेवल पे है, और 9 आते आते इसको फिर 2 बनना है। ओके, ठीक बात है। तो ये मेरा एफ एक्स फंक्शन हो गया। वो कह रहा है एफ एक्स कह लो, एफ टी कह लो, कह रहा है जी एक्स डिफाइन करो, कर देंगे। जी एक्स फंक्शन डिफाइन कर दो, ऐसे इंटीग्रेट करना है 1 से x। अब करने मत लग जाओ इंटीग्रेट, पहले सुनो उसकी बात। वो कह रहा है कि अल्फा ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है जी एक्स इक्वल टू 0 का। अच्छा, तो जी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। ठीक बात है, एफ टी डी टी ये 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, ये 0 कब होगा? देखो इंटीग्रेशन कब 0 होता है? जब ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया के बराबर हो जाए। सही बात है सर। तो एक तो सर अगर 3 तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमको लिखना है कि देखो, और वो भी एक इंटरवल दिया है कि 1 से 8 में। तो सर x इक्वल टू 3 तक अगर आप इंटीग्रेट करते 1 से 3 तक, तो देखो जितना एरिया ऊपर आता उतना नीचे आ जाता, ये 0 हो जाता। और अगर कोई 1 से 5 तक भी इंटीग्रेट करता तो भी 0 आ जाता। तो एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। 8 पे जाना है क्या? नहीं बच्चे, 8 पे नहीं जाना है। 9 तक होता तो बात अलग थी। अच्छा, तो 3 वैल्यू है, तो अल्फा का वैल्यू कितना बन गया? 3। वो इस बीच में 3 ही ऐसा x है जहां इंटीग्रेशन 0 होगा। देखो इंटीग्रेट करना नहीं था, इंटीग्रेशन बस 0 देखना है ग्राफ पे कि कैसे होता है। कैसे होता है? जब ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर हो जाता है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। वो कहता है बीटा इसका वैल्यू है, लिख लेते हैं, बीटा इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1+। अच्छा, जी एक्स पूरा लिख लो, ये बनेगा 1 से लेकर x तक, ये बन जाता है एफ टी डी टी एंड डिवाइड बाई x-1। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, लॉपिटल रूल लगा दो। अच्छा, ठीक बात है, लॉपिटल रूल लगा दिया। सर ये बनेगा एफ एक्स अपॉन 1 और लिमिट लगा हुआ है अपना एक्सटेंडिंग टू 1 पे, तो ये बन जाएगा सर ओवरऑल F1। ओके, F1 बनेगा। F1 कितना है? F1 तो सर उधर ही निकाला था, F1 का वैल्यू 2 है। तो F1 का वैल्यू अगर 2 है तो बीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया? 2 आ गया। अल्फा का वैल्यू कितना आया था? 3। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना? 5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कहीं से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं दिख रही है। सिंपल अप्रोच। ये ज़रूर है कि फंक्शन फाइंड करने में थोड़ा मेहनत लगा अपने को, हाँ बिल्कुल लगा है। और तो 1 से इन्फिनिटी, 1 से 8 ये समझना था। dx को 1 से 8 में एनालाइज करना है। अब बच्चे इंटीग्रेट करने चले जाएंगे तो अपने आप गलत डायरेक्शन में सवाल जाने लग जाएगा। उसका कहना है कि वो वैल्यू को नंबर अल्फा, उसके नंबर को बोल रहे हैं सॉल्यूशंस को जहां gx 0 है। बताओ gx कब 0 होगा? इंटीग्रेशन कब 0 होगा? जब ऊपर का एरिया नीचे का एरिया। अब कोई बोलेगा सर 2 पे 0 होगा। बाबू 1 से 2 के इंटीग्रेशन 0 होगा क्या? नहीं होगा, वो तो पॉजिटिव होगा। 1 से 3 में इंटीग्रेशन, अच्छा तो 3 इज 1 वैल्यू। सही बात है। तो इस तरीके से x3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ये जरूर है कि देख खराब रहा है, बट क्वेश्चन कहीं से भी मुश्किल नहीं है। अपीयरेंस वाइज डिफिकल्ट बोल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। देखो ये जो एक पैराग्राफ जेई ने पूछने का काम किया है, इससे हमको थोड़ा सा रिलेशन समझाना चाह रहा है, थोड़ा सा हमसे नंबर ऑफ फंक्शन पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग समझाना चाह रहा है। एक सेट एस है, उसमें सिंपल 6 नेचुरल नंबर्स हैं, और एक्स एक और सेट है, रिलेशंस का सेट है, जो एस से एस में ही डिफाइंड है। और एक्स में जो भी रिलेशन है उनकी 2 प्रॉपर्टीज कॉमन है। 2 प्रॉपर्टीज हैं कि वो उन सब में 6 एलिमेंट होना चाहिए, और हर वो एलिमेंट ए कॉमा बी जो इसी से आएगा, और उसका मतलब ये है कि डिफरेंस जो है उनका मॉडुलस एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये मेरे को समझना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक बात बताओ, अगर तुम 1 उठाए तो 1 को रखते हुए डिफरेंस 2 या उससे ज़्यादा लाने के लिए ना तुम 1 ले सकते हो ना 2 ले सकते हो। 3 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, क्योंकि 1 - 3 जो है वो 2 होता है, 2 चल जाएगा हमको।
तो 1,3 भी चल जाएगा, 1,4 भी चल जाएगा, 1,5 भी चल जाएगा और 1,6 भी चल जाएगा। अब एक काम करो, अब 2 उठाओ। तो सर जब 2 लिया जाएगा तो 1 नहीं लिख सकते, डिफरेंस 1 है। 2 खुद नहीं लिख सकते, डिफरेंस 0 है। 3 नहीं लिख सकते, डिफरेंस 1 है। 4 लिख सकते हैं सर, 2,4, ये बनेगा 2,5 एंड कितना 2,5 एंड कितना 2,6। अच्छा, इसी तरीके से अगर 3 लिया जाए तो 3,1 लिख सकते हैं सर। 3,2 नहीं लिख सकते, 1 डिफरेंस है। 3,3 नहीं लिख सकते, 3,4 नहीं लिख सकते, 3,5 एंड 3,6 लिख सकते हैं। कोई बोलेगा कि अगर हम यहाँ 4 पिक करेंगे तो देखो 4,1 इज ओके, डिफरेंस इज 3। 4,2 इज ओके, डिफरेंस इज 2। 4,3 इज नॉट ओके, 4,4 इज नॉट ओके, 4,5 इज नॉट ओके, 4,6 इज ओके। ठीक बात है। अब कोई बोलेगा यहाँ 5 लिया तो 5 लिया तो 1 रख लो, 5 लिया तो 2 रख लो, 5 लिया तो 3 रख लो, लेकिन 4 मत रखो, डिफरेंस 1 आने लगेगा। अच्छा, डिफरेंस कितना मेंटेन रखना है, 2 या उससे ज़्यादा। अच्छा, ठीक बात है। तो 5,4 नहीं रखें सर, नहीं, और 5,5 वो तो बिल्कुल नहीं, 0 हो जाएगा, और 5,6 वो भी नहीं। अच्छा, अगर यहाँ 6 लिया तो 6 लिया तो 1 लिखो, 6,2 लिखो, 6,3 लिखो और 6,4 लिखो। 6,5 भी नहीं, 6,6 भी नहीं। अब समझने की बात यह है कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जो तुम अपने काम में ला सकते हो। अच्छा, ठीक है। और सेटिस्फाई जो एक्स बन रहा है वो रिलेशंस का सेट है, वो इससे इन 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए जो है ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें से 6 उठाओगे तो वो एक्स सेट कहलाएगा। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स कितना हो जाएगा, Na डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट। बताओ एक्स में क्या रूल है। एक्स में रूल ये है सर कि ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, हाँ वही प्रॉपर्टी लगा के लिखा है। आगे बोलो। वो कहता है कि उसमें 6 एलिमेंट होना चाहिए, इसमें से इस 20 में से 6 चुन लो अपने पसंद के, वो सब तुम्हारे हो जाए। तो यहाँ लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा 20C6। तो m का वैल्यू कितना हो गया 20, मतलब एकदम मुफ्त का नंबर। अगर ये बात समझ आ गई तो एक बार में नंबर 20 है, इसमें से तुमको 6 चाहिए, उससे सेट s बनेगा, तुम्हारा x बनेगा। तो ठीक है, वहां से रिलेशन डेवलप हो रहा है। अच्छा, आगे ये और कहानी गढ़ा है इसके आगे भी, कहता है y किसको बोलेंगे, वही वाले रिलेशन जो x को बिलोंग करते हैं। अच्छा, ठीक है, वही वाले रिलेशन जो x को बिलोंग करते हैं, बढ़िया बात है। मतलब ये भी 6 के ऑर्डर्ड पेयर हैं। द रेंज ऑफ R हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। देखो ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा कि अगला क्वेश्चन भी यही है मेरा कि ny कितना होगा, nz कितना होगा। अब देखो समझने की बात यह है कि ny के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 0 हैं। क्यों 0 हैं सर, क्योंकि देखो y जो है x सेट से आएगा, ठीक है, उसमें 6 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे हमको, है ना, 6 एलिमेंट चाहिए हमको, और सभी का रेंज जो है एक ही एलिमेंट चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट 6 टाइम्स रेंज में आया ही नहीं है। देखो 3 भी कितनी बार है, 1 2 3 बार है, कोई भी 6 टाइम्स नहीं आया है। तो हमको ये लिखना है कि आपको चाहिए 1,a, यहाँ 2,a, 3,a, ये नहीं हो पाएगा, है ना, 6,a ये नहीं पॉसिबल है। सबकी मैपिंग किसी एक पर्टिकुलर से हो ही नहीं पाई है। तो तुम अगर चाहते हो कि रेंज में एक ही एलिमेंट हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज 0। अच्छा, अगला बोलता है वो कि z जो है फंक्शंस कितने बनेंगे, है ना, फंक्शंस कितने बनेंगे। चलो यहाँ आ जाते हैं, z की बात की जाए, फंक्शंस कितने बनेंगे सेट s से s में, तो बहुत आसान है। और केवल नंबर ऑफ फंक्शन नहीं, वो कह रहा है कि ये कैपिटल X से आना चाहिए। अच्छा, मतलब ये रूल लगते हुए, ठीक है, ये रूल लगते हुए, तो बताओ ये बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरा ये कहना है कि बताया जाए 1 का मैपिंग कहाँ कहाँ करा सकते हैं हम लोग। 1 का मैपिंग 1 से नहीं हो पाएगा, 2 से नहीं हो पाएगा, 1 का मैपिंग 3 से करा सकते हैं, 4 से करा सकते हैं, 5 और 6 से करा सकते हैं। 1 के लिए 4 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, 2 की मैपिंग किससे करा सकते हो, ध्यान से सर, 2 की मैपिंग तो हम 3 जगह करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो 2 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज। 3 की मैपिंग हम लोग 3 जगह करा सकते हैं, 4 की मैपिंग भी हम लोग 3 जगह करा सकते हैं, 5 की मैपिंग भी हम लोग 3 जगह ही करा सकते हैं, और 6 की मैपिंग 4 जगह करा सकते हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड ये कितना बनेगा, सबका मल्टीप्लीकेशन, ये बन गया 3 पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4। तो उसका कहना है कि इसको ऐसे लिख लो 9 इंटू 4 और होल स्क्वायर। वो कहता है कि ये के स्क्वायर है, तो बताओ नहीं ये के स्क्वायर नहीं है, ये बन जाता है 36 का होल स्क्वायर। और वो कहता है कि एन वाई जो है ये तो 0 आ गया और एन जेड जो है ये 36 का स्क्वायर है, तो कहता है ये के स्क्वायर आएगा जोड़कर। तो ठीक है, के का वैल्यू कितना बन जाएगा अपना 36 हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हमको इसमें कुछ बताना नहीं है। स्टिल अ गुड क्वेश्चन। और सिंपल लर्निंग एक तरीके से कि सेट में जो रिलेशंस वाला बात होता है वो किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, उसकी जो बेसिक कंडीशन दी होती है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे काउंट करते हैं, एक कंस्ट्रेंट में आकर, ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का आसान सवाल, और हमें नहीं लगता कि वो फॉर्मूला किसी को भूला है कभी। जिस फॉर्मूले में हमें सिखाया जाता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको लिखना होता है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब ये वो फॉर्मूला है जिससे पूरा 40% चैप्टर चल रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को उसी तरह से करना है। जैसे वो बोलता है एफ एक्स दे दिया है आपको, जी एक्स भी दे दिया है, और ये इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा ऐसे लिखो आई, कुछ कॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा सर, जी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ठीक है, जी एक्स कॉमन आने के बाद बताओ क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2f(x - 1). ओके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2f(x - 1). ठीक है, ये बन जाएगा, और 0 से लेकर π/2 और ये dx। बढ़िया बात है। लिखो इसी कहानी को थोड़ा एक बार और f और g की वैल्यू लिखते हुए। तो सर ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2। अच्छा, gx जो है ना खुद एक अच्छा सा डाटा है, ये लिखा है x इंटू π/2 माइनस एक्स, और 2f(x - 1) बताओ ये बन जाता है 2 sin स्क्वायर x - 1। अच्छा, एक फॉर्मूला आता है अपने को, ये बनता है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। तो ये माइनस कॉस 2x लिख लें क्या, यस यहाँ लिख लीजिए, ये बन जाएगा माइनस, यहाँ बन गया कॉस 2x और ये dx। इसमें हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, हर x को रिप्लेस कर दो किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से। बढ़िया बात है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में ही ये क्वेश्चन गलत होगा। ये बन गया 0, ये बन गया π/2। देखो इस x को रिप्लेस करोगे तो सर ये तो बन जाएगा π/2 माइनस एक्स, और इसको जब रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा x। बहुत अच्छा। अच्छा, इस कॉस के अंदर आ जाओ, ये बन गया 2, इसको रिप्लेस करने का बात हो रहा है π/2 माइनस एक्स से। अच्छा, dx, इसको जोड़ेंगे बाद में, पहले इसको एक लाइन अच्छे से लिख लेते हैं। बताओ ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है ये लिखा है cos ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस को प्लस बना देगा सर, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2, ये बन जाएगा रूट ऑफ कितना, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ x, और ये वही बन गया cos ऑफ 2x एंड dx। इसका नाम थोड़ी देर के लिए a रख दो, इसका नाम थोड़ी देर के लिए b रख दो। अब बताओ जब हम a प्लस b करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चे हम लोग, इसलिए लिख रहे हैं कि सर यहाँ एक माइनस साइन है और यहाँ वो माइनस साइन प्लस में बदल गया इसकी वजह से, तो 2i 0 तो i 0। मतलब ये क्वेश्चन गलत होने का कोई वजह ही नहीं है, और इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे पॉपुलर, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी कि ठीक है भाई, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी बिना लगाए क्वेश्चन हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। ये भी वही है, ये भी कुछ और नहीं कह रहा है, ये तो और आसान है। ये कहता है कि इंटीग्रेशन आई नाम दे दो इसका, इसको लिख दो 16/π³। थोड़ा और इसमें अच्छा बात पूछा है वो, ये बन जाता है 0 से लेकर π/2 f(x) इंटू जी एक्स। तो सर f(x) तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और gx बन गया रूट अंडर x इंटू π/2 माइनस एक्स एंड dx। ठीक बात है।
तो किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं यूजुअली बच्चे इसको। और हर एक एक्स को रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। क्या अंतर आएगा सर? अंतर बस ये आएगा कि ये तो 16/π³ है, थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहेंगे यहाँ पे, तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो जो साइन स्क्वायर एक्स है वो कॉस स्क्वायर एक्स होने लगेगा। अभी पिछले पेज पे हम लोग लिख के आए हैं कि यहाँ तो कुछ बदलता ही नहीं, ये π/2 माइनस एक्स है और ये एक्स बन जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बदलेगा। कोई बोलेगा जोड़ने का कुछ बेनिफिट होगा? हाँ होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ के ये 1 बनेगा, तो यहाँ लिखना है 2i इज इक्वल टू 16/π³ और ये बन जाता है 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। अब ये मेरे पास बच गया एक तरीके से, ये बन जाता है πx/2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इंटीग्रेशन थोड़ा लॉन्ग जाएगा बट हम इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, हम इसको किसी और शॉर्टकट से समझ के निकालेंगे। हमने बोला कि एक काम करो 0 से π/2 में समझना है, ये 0 पे भी 0 ही हो रहा है, π/2 पे भी 0 ही हो रहा है, इसका नाम थोड़ी देर के लिए y लिख दो, तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू रूट अंडर कितना πx/2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा स्क्वायर करो, ये सर्कल का हिस्सा है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस πx/2। अच्छा ये जो सर्कल है ये तो ओरिजिन से जाता है, हाँ ओरिजिन से जाता है, 0,0 से जाता है ये। अच्छा और इस सर्कल का भी आपको ये ऊपर वाला हिस्सा चाहिए है ना, 0 पे भी 0 बनता है और π/2 पे भी 0 ही बनता है, तो इसका सेंटर तो सर बन जाएगा π/4,0 बन जाएगा। और इसमें ये ऊपर वाले हिस्से का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में एरिया चाहिए। ओके इसका मतलब ये एरिया चाहिए, ये तो आसान है, ये बन जाएगा 1/2 इंटू सर्कल के एरिया का आधा πr²। r² कितना? ये बन जाएगा π²/16, तो ये कितना बनता है π³/32। बहुत बढ़िया, रखो यहाँ पे π³/32, इसको यहाँ लाया जाए। बोलेंगे कि ये इंटीग्रेट थोड़ी करना है, ये तो सीधे सीधे वैल्यू है, इसको रख लेंगे हम लोग। ये बनेगा 2i इज इक्वल टू 16/π³ और ये रखना है मेरे को सीधे π³/32। देखो ये आपस में कैंसिल और ये 1/4 हो जाता है, i इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 का वैल्यू हो जाएगा 0.25। तो ये जो पैसेजेस हम देखें, मतलब ये लास्ट वाला तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, इसमें कैसे कोई बच्चा गलती करेगा अगर वो अच्छे से पढ़ के गया है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाना मतलब कैसे भूल सकते हैं, और अगर ये लगा देंगे तो मार्क्स मिल भी जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें हम रिलेशन का अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं। ओवरऑल पेपर का लेवल जो है डिफ़िकल्ट नहीं कहा जाएगा, इट वाज मॉडरेट एंड बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करी। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो बच्चों को तो मिल के बताएं, हम लोग ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। और गुड लक, जो लोग पेपर देकर आए हैं उनको फ्यूचर के लिए गुड लक, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको IIT की कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए वेरी गुड लक एंड थैंक यू।